हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जूलॉजी क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस की। मैं ये क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन का सीरीज चला रहा हूँ। इसमें हम आज जो डिस्कस करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर आया था सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु में 2023 में। इस पेपर का टाइटल है जीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसका एक वीडियो हम लोग बना चुके हैं जिसमें हमने लगभग 24 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज ये हमारा उसी के कंटिन्यूशन में वीडियो है। पहला क्वेश्चन हमारा पोटेंशियल कंसर्न रिलेटेड टू जेनेटिक इंप्रूवमेंट इन क्रॉप एंड लाइव स्टॉक। ठीक है, क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक के हम जेनेटिक इंप्रूवमेंट करते समय हमको क्या परेशानियां आती हैं क्या, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें ये डिस्कस करेंगे हम। तो उसके लिए क्या है हमारा डिक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ये भी हमारे सामने एक चैलेंज होता है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूअस। इंक्रीज रिस्क ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर का एक रिस्क बना रहता है। सेकंड, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और जो हमारी जीएमओज हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं, इन पर इन्वायरमेंट का क्या, भाई वो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तैयार किया, क्या वो उस इन्वायरमेंट में सरवाइव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, तो ये भी हमारे सामने एक चैलेंज होता है। तो इसमें हमारा जो पोटेंशियल कंसर्न, तो ये भी हमारा कंसर्न रहता है, ये भी कंसर्न। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग थ्रू द जीनोमिक स्टडी इज कॉल्ड। ठीक है, देखिए ड्रग की जहां बात होती है तो उसको हम फार्मेकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्मेकोलॉजी, और हम उस पे क्या करते हैं, हम उसका जीनोमिक स्टडी, यानी जीनोमे में हम ड्रग का स्टडी करते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना, ठीक है, फार्मेकोलॉजी प्लस जीनोमिक। तो यहां पर हमारा हो जाएगा फार्मेको जीनोमिक्स। समटाइम्स दिस इज आल्सो कॉल्ड फार्मेकोजेनेटिक्स, बट हियर दिस इज द राइट आंसर। जीनोमिक्स क्या हो गया, द स्टडी ऑफ डीएनए सीक्वेंस और आरएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड जीनोमिक्स। ठीक है, उसके सीक्वेंस का स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर का कि व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, उसके ये सब जानकारी हमको जो आता है हमारा जीनोमिक स्टडी में आता है। ठीक है, कीमो इन्फॉर्मेटिक्स, केमियो इन्फॉर्मेटिक्स, दिस इज द न्यू ब्रांच। जैसे हम पढ़ते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी इज कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसी तरह से यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री या केमिकल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कीमो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, यहां पर जो हम बात करते हैं, अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करूं, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कीमो इन्फॉर्मेटिक्स, तो कीमो इन्फॉर्मेटिक्स फोकस ऑन द कलेक्शन, स्टोरेज, एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन ऑफ केमिकल डाटा। समझे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कीमो इन्फॉर्मेटिक्स? कीमो इन्फॉर्मेटिक्स और फोकस ऑन द कलेक्शन, स्टोरेज, एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन ऑफ केमिकल डाटा। और व्हाट इज द केमिकल डाटा? केमिकल डाटा मतलब स्ट्रक्चर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल केमिकल फार्मूलाज, बी स्टडी ऑन दैट। what we study in chemical formula? We study the structure of chemical formula, properties of chemical formula and activities. Okay, what is the use of that chemical? The use of chemical in the field of biological, यानी we use that chemical as a drug, ठीक है, या use of chemical in the industry. तो these all study we include in chemoinformatics. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रोग्राम फॉर सर्चिंग प्रोटीन डाटाबेस। सर्चिंग प्रोटीन डाटाबेस, देखिए अब मैंने आप लोगों को, अगर मेरा बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाला आप लोग वीडियो देखेंगे तो उसमें इसमें एग्जैक्ट हो जाए। हमारा जो सर्च टूल है, जो डाटाबेस सर्च टूल है, ठीक है, डाटाबेस सर्च टूल है, दैट इज ब्लास्ट। ठीक है, अब ब्लास्ट के कई सारे इसके वेरिएशन थे, हमारा एन ब्लास्ट, न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट, पी ब्लास्ट, ठीक है, तो इसके कई सारे वेरिएशन। तो जहां पर सर्चिंग टूल की बात आएगी
तो हम सर्च प्रोटीन डाटाबेस, यानी हम प्रोटीन डाटा सर्च के लिए हम कौन सा, यानी यहाँ पर हमारा ब्लास्ट, ब्लास्ट इज द राइट आंसर। ठीक, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि सर्चिंग टूल होता है हमारा ब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is a method of genetic analysis used to identify mutations in specific gene associated with the disease? Mutations in specific gene associated with disease, इसके लिए हम यूज करते हैं बेटा फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। जो फिश टेक्निक होती है, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं क्या, फिश, फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। इस टेक्निक का हम यूज करते हैं किसमें, फॉर द एनालिसिस ऑफ आइडेंटिफाई म्यूटेशंस इन स्पेसिफिक जीन एसोसिएटेड विद द डिजीज। ठीक है, होता क्या है बेटा, जैसे इसमें फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं हम, अब जैसे सपोज हमको कोई पर्सन है डिजीज्ड है, तो डिजीज पर्सन का डीएनए ले लिया, डिजीज पर्सन का डीएनए ले लिया, ठीक है, डिजीज पर्सन का डीएनए ले लिया, और इस डीएनए में हमने कुछ फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल लगा दिए। कौन क्या मॉलिक्यूल लगा लिए, फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल का यूज कर लिया। ठीक, और हमने एक नॉर्मल पर्सन का डीएनए है, एक हेल्दी पर्सन का डीएनए, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के डीएनए को डीएनएचर कराकर आपस में हाइब्रिडाइज करा देंगे। ठीक, तो जो जीन है, अगर वही इससे हमारा नॉर्मल जीन और ये जीन क्या करेगा, आपस में जब हाइब्रिडाइज करेगा तो डिफरेंस नजर आ जाएगा। उसको हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन का पता कैसे चलाएंगे, इस फ्लोरेसेंस डाई की हेल्प से, इसको हम फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप से देख लेंगे। तो फिश टेक्निक का हम यूज करते हैं। In a pedigree analysis, an affected male has all affected daughters and no affected sons. Which mode of inheritance is likely to be responsible for the disease? ये कह रहा है एक affected father है, ठीक है, क्या है, एक affected father है, यानी ये father कैसा हो गया हमारा, diseased है भाई। ठीक, इन्होंने फीमेल के बारे में कुछ नहीं कहा कि वो फीमेल डिजीज है या नॉर्मल है, बट इतना कहा कि ये फादर अफेक्ट है, और उन्होंने कहा कि जितनी भी इसकी बेटी बन रही हैं, जितनी भी इसकी बेटियां होंगी इस कपल की, वो सारी की सारी बेटियां क्या होंगी, डिजीज्ड होंगी। ठीक है, नहीं सॉरी, ये मेल कैसा होगा, ये भी डॉटर हो गई। ठीक, मेल जितने होंगे वो क्या, ये सारे क्या हो गए, बॉय हो गए, ये भी बॉय हो गया, ये क्या हो गई, ये सारी की सारी क्या हो गई, डॉटर्स हो गई। सारी की सारी डॉटर्स क्या कहा उन्होंने, डिजीज्ड है। और मेल हमारा कैसा, अब देखिए मेल का जो मेल में क्या होता है हमारा, एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम, फीमेल में क्या होते हैं, दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम। ठीक, तो जो डॉटर्स होते हैं, यानी डॉटर्स का जीनोटाइप क्या होगा, एक्स 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 एक्स, यानी बाई क्रोमोसोम से तो कोई मतलब है नहीं, यानी यहाँ पर हमारा, और देखिए अब यहाँ पर क्योंकि सेक्स रिलेटेड बात हो रही है, यानी हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक, यानी दो ऑप्शन तो हमारे यहाँ से चले गए। अब बचता है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब यहाँ से ये तो क्लियर हो गई, ये डिजीज का संबंध एक्स क्रोमोसोम से है। ठीक, अब एक्स क्रोमोसोम से अब हमें देखना है कि ये डोमिनेंट हो सकता है या रिसेसिव। अगर हम मान लेंगे ये रिसेसिव होता, अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता, तो मेल से तो एक ही एक्स आता, मैं मान लेता हूं, मैं मेल में जो एक्स डिफेक्टेड है मैं इसको स्टार बना दे रहा हूं, तो भाई फीमेल में मेल की तरफ से ये स्टार वाला जाता, सब में ये स्टार वाला एक एक्स आ जाता, और जो मदर की तरफ से आता वो तो नॉर्मल आता ना। अब मदर की तरफ से नॉर्मल आता, तो अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता तो इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये फीमेल तो डिजीज हो नहीं पाती, यानी जब सारी की सारी बेटियां उसकी डिजीज हो रही हैं, यानी ये कंफर्म हो गया ये जो डिजीज है क्या है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है, यानी इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोइन्फॉर्मेटिक टूल यूज्ड टू एनालाइज जीन सीक्वेंस डाटा, यूज्ड टू एनालाइज जीन सीक्वेंस डाटा, ये मैं बता चुका हूं बेटा, ब्लास्ट। ठीक है, ब्लास्ट से ही हम जीन सीक्वेंस डाटा को एनालाइज करते हैं। ये सब मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो लेक्चर का मेरा वीडियो उसको देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट,
मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में क्या होता है, हम कई सारे सीक्वेंस को अलाइन करते हैं, ठीक है। पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट में हम केवल 2 सीक्वेंस अलाइन करते हैं, लेकिन मल्टीपल सीक्वेंस में कई सारे सीक्वेंस को अलाइन करते हैं। टू कंपेयर द सीक्वेंस ऑफ ए जीन टू reference sequence, no. To identify mutations in a gene, no. To quantify gene expression, no. To identify conserved region in a gene, yes. जब हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं तो उससे हमको कंजर्व रीजन का पता चल जाता है, ठीक है। हम कई सारे सीक्वेंस, तो जो कंजर्व रीजन होंगे वो सारे हमको पता चले कि भाई इन सब में इतना पार्ट हमको सेम दिख रहा है जितने भी हमने अलाइन किए सीक्वेंस, ठीक है। तो हम निकालेंगे कि ये पार्ट हमारा कंजर्व्ड है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं हुआ है, तो यहां पर हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फाइलोजेनेटिक एनालिसिस? टू डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ ए जीन, नो। देखिए जहां फाइलोजेनेटिक टर्म आ जाए तो मतलब ये बात किसकी कर रहा है, इवोल्यूशन की कर रहा है, ठीक है। जैसे ही फाइलोजेनेटिक वर्ड का नाम आ जाए तो मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की कुछ बात हो रही है। टू इनफर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, हाँ ये हो सकता है, अभी देख लें आगे तो कहीं। टू आइडेंटिफाई म्यूटेशंस, नो। टू क्वांटिफाई जीन एक्सप्रेशन, नो। तो यहाँ बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर डाटा दैट इज कॉमनली यूज्ड इन द फाइलो। देखिए अब ये बात कर रहा है मॉलिक्यूलर डाटा, क्लियर, ठीक। अब देखिए यहाँ से मार्फोलॉजिकल, अब ये हाँ इस ऑप्शन में देखिए हम एग्जैक्ट, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान दें तो ये आंसर निकालना आपका, इस आंसर का क्वेश्चन निकालना आपके लिए बहुत आसान था, बट आपको क्वेश्चन पर फोकस करना होगा। जैसे देखिए अब यहाँ कर रहा है बात मॉलिक्यूलर डाटा की बात कर रहा है, अब यहाँ मार्फोलॉजिकल डाटा कर रहा है, एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, यानी ये ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता बच्चों, ठीक है। बिहेवियरल डाटा फिर इसको भी नहीं हो सकता। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम एक्सक्लूडिंग अप्रोच भी कभी कभी फॉलो करते हैं जब हमको अगर आंसर में डाउटफुल हो तो, ठीक है। अब ऑल द अबव तो कैसे हो जाएगा भाई, जब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ऑल द अबव दिया तो ये भी नहीं हो सकता, तो एक ऑप्शन बचा, ठीक है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डीएनए सीक्वेंस डाटा, ठीक है। हमेशा अब मॉलिक्यूलर जो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस होती है उसमें डीएनए सीक्वेंस डाटा का यूटिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ जीन सीक्वेंस एनालिसिस? व्हाट इज द पर्पज ऑफ जीन सीक्वेंस एनालिसिस? जीन सीक्वेंस एनालिसिस का पर्पज क्या है? टू डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ ए जीन, यस, ठीक है। हम अननोन जीन का फंक्शन भी डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन सीक्वेंस एनालिसिस। टू आइडेंटिफाई म्यूटेशन इन द जीन, यस, हम कर सकते हैं। टू क्वांटिफाई जीन एक्सप्रेशन, यस। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो हम सबको पता है। व्हाट इज ए बाइट? ये एक हमारा यूनिट है स्टोरेज का, जो हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कंप्यूटर में, उसको हम बाइट के फॉर्म में मेजर करते हैं, तो ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर ए कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर। व्हाट इज फंक्शन ऑफ जीन बैंक? ठीक है, तो जीन बैंक क्या है? टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, नो। टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट डीएनए सीक्वेंस, यस। जीन बैंक क्या करती है? डीएनए सीक्वेंस को स्टोर करता है, ठीक है। टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट, नो। टू सीक्वेंस अलाइनमेंट नहीं करता बेटा, ठीक है, गलत हो गया। तो ये हो गया हमारा टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट डीएनए सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस थ्रू हाइब्रिडोमा आर मोनोक्लोनल। देखिए जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी होती है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम एक ही टाइप की सारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से हम मोनोक्लोनल टाइप की एक ही प्रकार की एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू, हम हैप्लॉइड प्लांट को कैसे बना सकते हैं? तो ये हैप्लॉइड सेल से ही बना पाएंगे ना। अब यहाँ मेरिस्टम दिया है, तो मेरिस्टम कल्चर क्या है? मेरिस्टम हमारा कैसा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होता है? डिप्लॉइड है। एम्ब्रियो भी हमारा क्या हो गया? डिप्लॉइड हो गया ना। एंडोस्पर्म भी क्या हो गया? डिप्लॉइड हो गया। तो हम इसको किससे कर सकते हैं? पॉलन कल्चर से, यानी हैप्लॉइड सेल्स बनाने के लिए हमको पॉलन कल्चर करना होगा हैप्लॉइड प्लांट बनाने के लिए, ठीक है। व्हाट इज ए यूआरएल? यूआरएल क्या है हमारा? एन एड्रेस दैट आइडेंटिफाई ए रिसोर्स ऑफ द इंटरनेट। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज www स्टैंड फॉर? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट।
which one of the following technique is successfully used to compare two DNA samples? टू DNA सैंपल के लिए हम ब्लास्ट कर दें, ठीक, सॉरी यहाँ पर हम जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग आपको पता है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी इसको कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम बच्चों क्या करते हैं, हम इसमें भाई दो लोगों के, भाई हम इसका हम क्रिमिनल में स्टडी करते हैं, क्रिमिनल सीन्स पे, तो क्या करते हैं भाई, हम वहां से एक सैंपल लेते हैं जो वहां पर हमको मिला, जिससे हम डीएनए निकाल सके कि हमें हेयर मिल गया, ब्लड मिल गया, कुछ भी ऐसा मिल गया, तो वहां से हमने डीएनए आइसोलेट कर लिया, और जो हमारे जिन पर हमें डाउट होता है कि ये हमारा क्रिमिनल हो सकता है, तो उससे हम सैंपल लेके दोनों के डीएनए को कंपेयर किया जाता है, ठीक है, कंपेयर करके तब हम बता सकते हैं कि हाँ ये किसका डीएनए है, ठीक। तो इसके लिए हमारा जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग है, इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कह सकते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ ह्यूमुलिन प्रोड्यूस्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखिए आरडीटी में क्या करते हैं, जो हमारा ह्यूमन का जीन है, उस ह्यूमन जीन को इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर एक्सप्रेस कराकर, ठीक है, अब देखिए जीन डीएनए से यानी जीन से एक्सप्रेशन से बन रहा है, तो क्या बन रहा होगा, ये प्रोटीन ही होगा ना बेटा, तो ह्यूमुलिन क्या है, हमारा प्रोटीन है, ठीक है। इसको हमने किससे, ह्यूमन के, इसीलिए इसका नाम है इंसुलिन जीन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के इंसुलिन जीन को लेकर बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करके उससे प्रोटीन बनाया, उस प्रोटीन को आइसोलेट किया, ठीक, तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन क्या है, इंसुलिन ही है, बट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये प्रिपेयर की गई है, क्योंकि इसको ह्यूमन के जीन से लेकर प्रिपेयर किया गया, इसीलिए इसको क्या क्या ह्यूमन, यानी ये हमारा प्रोटीन है नेचर में। द थर्मल साइक्लर इज यूज्ड इन द रिएक्शन ऑफ पीसीआर। देखिए जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, जो पीसीआर है, पीसीआर को कैरी मुलिश ने बताया, पीसीआर इज ए टेक्निक, ये एक प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल है कि इसमें हमें कई सारे स्टेप की, एक डीनेचर करना होगा, तो डीनेचर के लिए हमको हाई टेम्परेचर चाहिए, फिर एनिलिंग करानी होगी, उसके लिए लो टेम्परेचर चाहिए, फिर हमको एम्प्लीफिकेशन कराना होगा। ये 3 स्टेप होती हैं इसके अंदर, डीनेचर, एनिलिंग एंड एम्प्लीफिकेशन। तो जो ये 3 स्टेप्स हैं, दीज आर द पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये रिएक्शंस का एक चेन है, इसीलिए इसको कहा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस सबको करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया, एक मशीन तैयार किया गया, जिसको कहा जाता है थर्मोसाइक्लर। थर्मोसाइक्लर यानी थर्मोसाइक्लर क्या है, एक पीसीआर मशीन है, ठीक है, जिसमें ये पीसीआर टेक्नोलॉजी का जो पीसीआर की स्टेप्स है, ये सारी की सारी स्टेप्स इस मशीन के अंदर होती हैं, ठीक। तो ये क्या, इसको हम क्या कहते हैं, थर्मोसाइक्लर, या इसको मैंने मेरे जो टर्मिनोलॉजी है, मैं इसको कहता हूं फोटोकॉपियर ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी इसको हम कह सकते हैं। जैसे आप फोटोकॉपी मशीन से क्या करते हैं, एक पेज से मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं, ऐसे ही हम एक डीएनए मॉलिक्यूल से इससे मल्टीपल कॉपी तैयार कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है, मिलियंस ऑफ कॉपी तैयार कर सकते हैं। सो वी कॉल्ड दिस थर्मोसाइक्लर इज अ फोटोकॉपियर ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A part of nucleic acid used to find gene by genetic hybridization is called, ठीक है, a part of nucleic acid used to find a gene by hybridization technique is called probe, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, डीएनए का एक पार्ट ले लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड का एक पार्ट ले लेते हैं, अब प्रोब हमारा डीएनए का भी हो सकता है, आरएनए का भी हो सकता है, जिसका भी हम यूज करें, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम प्रोब में क्या करते हैं, हम कोई ना कोई अपना आइडेंटिफिकेशन के लिए मार्कर यूज कर लेते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। तो ये प्रोब कहलाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट रीड्स फ्रॉम द सेम फॉरवर्ड एंड रिवर्स, हमें आगे पीछे दोनों तरफ से पढ़ने से सेम टाइप का सीक्वेंस, तो उसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता है। जैसे हमारा ये है, जैसे देखिए यहां पर दिखाता हूं मैं, जैसे ये देखिए, आप देखिए यहां फॉरवर्ड पढ़िए GATATC और रिवर्स पढ़िए GATATC, तो दिस इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में आपको क्रूसीफॉर्म सिमेट्री मिलती है, देखिए डायगोनली सेम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड क्रूसीफॉर्म सिमेट्री, डायगोनली सेम मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, so this type of symmetry is called cruciform symmetry, ठीक। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आल्सो हैव क्रूसीफॉर्म सिमेट्री, ठीक, यहाँ पर ए ऑप्शन इज करेक्ट।
PuC18, ठीक है, ये क्या है हमारा PuC18 क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लोनिंग बैक्टीरिया, क्लोनिंग वेक्टर, मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लोनिंग वेक्टर, कौन सा, प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर, मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर इन ई कोलाई, इसको मोस्टली ई कोलाई में यूज किया था, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, सबसे ज्यादा इसके, और किस तरह का वेक्टर है ये, क्लोनिंग वेक्टर है बच्चों, ना कि एक्सप्रेशन वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या एक प्लाज्मिड है। फेज यूज्ड एज ए वेक्टर, नो। बैक्टीरिया यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, नो। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, नो, ठीक है, ये प्लाज्मिड। विच ऑफ दीज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड, तो इसका आंसर हमारा बी इज करेक्ट है, EcoR5, दिस इज द ब्लंट एंड। देखिए जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये दो तरीके के जो कट होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, कट कर देते हैं पर्टिकुलर सीक्वेंस से, तो इनकी जो कटिंग साइट है वो दो तरीके की होती हैं, एक तो कोहेसिव एंड और प्रोट्रूडिंग एंड। देखिए जो कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, ये जिसमें क्या होता है एक एंड हमारा एक्सटेंडेड हो जाता है, ये प्रोट्रूडिंग एंड कहलाता है। ये दो प्रकार के हो जाएंगे, 3' प्रोट्रूडिंग एंड और 5'। इस तरह के जो हमारे ये जो मिला, इसको हम कहते हैं स्टिकी एंड, स्टिकी एंड, ठीक है, ये इजिली एक दूसरे से बाइंड करता है, स्टिकी एंड में बाइंडिंग है इसीलिए, और इसको हम कोहेसिव एंड, कोहेसिव एंड। तो कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्टिकी एंड या कोहेसिव एंड प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम प्रोट्रूडिंग एंड भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये जैसे हमारा हिंड 3rd है और PST1, ये दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरह का एंड प्रोड्यूस कर रहा है, स्टिकी एंड, कोहेसिव एंड और प्रोट्रूडिंग एंड कह सकते हैं, ठीक। हिंड 3rd करता है हमारा 5' प्रोट्रूडिंग एंड और PST 1st करता है 3' प्रोट्रूडिंग एंड। जो EcoR5 है, दिस इज प्रोड्यूस ब्लंट एंड। देखिए यहाँ पर कोई भी एक्सटेंडेड नहीं रहता है, ब्लंट एंड, तो ब्लंट एंड को थोड़ा सा ज्वाइंट करने में मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये कोहेसिव एंड अच्छा रहता है, तो मोस्टली हम लोग इनका यूज करते हैं, ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करते हैं जो कोहेसिव एंड प्रोड्यूस करें, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और ये जो मैंने कुछ लिंक दिए हुए हैं यहाँ पर आपके बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोस्टैटिक्स के कुछ लेक्चर्स के लिंक है, इनको देखिए, आपको काफी हेल्प मिलेगी। और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।